हाय एवरीवन, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने भाषा की परिभाषा, उसके रूप, उसके अंग और भाषा के एक क्रमिक इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया था। यहाँ हम हिंदी व्याकरण के अगले पड़ाव वर्ण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम जान लें कि ध्वनि भाषा का मूलभूत अंग है। मनुष्य अपनी वाक् इंद्रियों के द्वारा जो उच्चारण करता है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा कई मूल ध्वनियों से मिलकर बनता है और जब उस मूल ध्वनि को लिखा जाता है, उस लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। स्पष्ट है? भाषा जिस मूल ध्वनियों से बनता है या भाषा जिस मूल ध्वनियों से बनता है और उस मूल ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण की एक सामान्य सी परिभाषा हम याद रख सकते हैं, कहीं लंबी चौड़ी परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं हो सके। वर्ण की सामान्यतः संख्या 52 है। इतना सा याद करने से हो जाएगा। अब हम इनकी परिभाषा ऐसे लिखें, वर्ण उस स्पष्ट है। कोई लंबी चौड़ी परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि आसान से आसान शब्दों में और आसान से आसान परिभाषा में हम वर्ण को समझाने का प्रयास करें। तो वर्ण स्पष्ट है। वर्ण और मूल ध्वनि तो पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाषा मूल ध्वनियों से मिलकर बना है और मूल ध्वनियों के लिखित रूप को या मूल ध्वनि जिस से मिलकर बना है और उसे जब लिखा जाता है उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण की परिभाषा हम दे सकते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड नहीं हो सके। इनकी संख्या सामान्यतः 52 है। वर्ण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। अब हम इनकी जैसे की बात अगर कर दें, जैसे उदाहरण के लिए इसको अगर वर्ण का अगर लिखा जाए, उदाहरण के लिए पूछा जाए तो अ, आ, क इत्यादि कर दे। हो गया ये वर्ण। इतना सा बोल देने से वर्ण स्पष्ट हो जाएगा। अब हमसे जीके में पूछा जा सकता है कि वर्ण की मूलतः संख्या कितनी है, तो याद रखना है कि वर्ण की मूलतः संख्या 52 है। अब वर्ण के हम भेद की बात करें, वर्ण के भेद की बात हम करें तो वर्ण मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये वर्ण की जो
वर्ण का जो ये भेद किया जाता है ना, वो उच्चारण के आधार पे ही किया जाता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि उच्चारण के आधार पे वर्ण के दो भेद किए जाते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। यहां तक स्पष्ट है। अब हम इनकी भी परिभाषा हम बनाने का प्रयास करेंगे। पहला अगर हम लिखेंगे स्वर वर्ण किसे कहा जाता है, स्वर वर्ण किसे कहा जाता है, तो वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जाहिर सी बात है वह या तो बिना किसी सहयोग के होगा, बिना किसी अवरोध के होगा, या अवरोध सहित होगा। इतना दिमाग में रखना है। वर्णों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो या तो वह स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो जाएगा या स्वतंत्र रूप से नहीं होगा। पहले इतना दिमाग में रखना है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम स्वर वर्ण की परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे। अब इसको लिख सकते हैं, स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के स्पष्ट है। स्वर वर्ण की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। कोई लंबी चौड़ी परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कह देना है कि स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। स्वर वर्ण की संख्या 11 है, वो भी हमें लिखना है। आगे लिख देते हैं, उसी में ऐड कर देना है, स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है, 11 है। ये परिभाषा में ऐड करना है हमें। जैसे या उदाहरण के लिए ये 11 स्वर वर्ण होता है। यहाँ बहुत सा कंफ्यूजन होगा कि हम कुछ और पढ़ते हैं, 11 क्यों माना जाता है। तो हम इनको इस तरह लिख देते हैं कि 11 क्यों माना जाता है। आ ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्व दीर्घऊ ऋ ए ऐ ओ और औ। 2 4 6 2 8 3 11 स्वर वर्ण में इन्हीं वर्णों को गिना जाता है। उनके बाद जो हम और भी वर्ण पढ़ते हैं वो स्वर वर्ण नहीं है, उनके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो पहले यह स्पष्ट हो जाए कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी विघ्न बाधा के हो, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। यहां तक क्लियर है। उदाहरण के लिए हमने लिख दिया है अ आ ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्व दीर्घौ, सॉरी इतना लिख दिया हमने, री ए ऐ ओ और औ। ये है। अब हम आगे जो हम स्वर वर्ण को छोड़े हैं जिनको नहीं माना जाता है, जैसे अनुस्वर भी और अविसर्ग भी को कहीं कहीं स्वर माना जाता है, लेकिन हम यहाँ पे इसे स्वर वर्ण नहीं मानेंगे। इसके पीछे तर्क यह है कि यह अनुस्वर और विसर्ग का उच्चारण अ की सहायता से होता है।
तो इसलिए इसे स्वर नहीं माना गया। कहीं कहीं पे लिरि को भी स्वर माना जाता है, कुछ विद्वान लिरि को भी स्वर मानते हैं। तो हम जो है कि परीक्षा में जो हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे। हमने बता दिया कहीं पे अनुस्वर, अविसर और लिरि को भी स्वर माना जाता है और कहीं पे नहीं माना जाता है। तो हम अपना समय और टॉपिक और जो है कि मेरे पास जो ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से बात करेंगे। तो हम यहाँ पे इन्हें स्वर नहीं मानते हैं, लेकिन वर्णों में गिना जाता है, वर्णों में इनकी गिनती होती है। लिरि का उच्चारण संस्कृत में हुआ करता था, हिंदी में हम पढ़ रहे हैं, हिंदी में इसका उच्चारण नहीं करेंगे। उसी तरह अविसर का उच्चारण भी संस्कृत में हुआ करता था, लेकिन हम यहाँ हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी में इसका उच्चारण नाम मात्र का रह गया है, इनका उपयोग नाम मात्र का रह गया है, इसलिए इसे नहीं मानेंगे। तो यहां तक क्लियर है स्वर वर्ण। अब स्वर वर्णों का भी भेद किया गया है, स्वर वर्ण का भी भेद किया गया है। वो कौन कौन है देख लीजिए। स्वर वर्ण के 3 भेद किए गए हैं। स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद। ह्रस्व स्वर है, और उसके बाद दीर्घ स्वर है, और उसके बाद संयुक्त स्वर है। पहले हम ये भेद जान लें। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। कहीं कहीं पे हमें ये संयुक्त की जगह प्लुत स्वर पढ़ने को मिलता है, हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल स्वर वर्ण के ये 3 भेद किए गए। प्लुत इस स्वर वर्ण के भेद में नहीं आता है, स्पष्ट है। स्वर वर्णों की संख्या 4 मानी गई है। कौन कौन है देख लीजिए। अ, हर्षई, हर्षौ और री। स्वर वर्णों की संख्या 4 है। दीर्घ स्वर की संख्या आ, दीर्घई, दीर्घऊ है। संयुक्त स्वर में इसके बाद ये लास्ट वाला जो 4 है, चारों को लिया गया है। ए, ओ और औ को। ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ह्रस्व की संख्या 4 है, दीर्घ की संख्या 3 है, संयुक्त की संख्या 4 है। यहां से हम इस तरह हम कर सकते हैं। ये जो लिया गया एक एक को छोड़ के हम ले रहे हैं, यह ह्रस्व में आ गया। उसी तरह फिर यहां से इस तरह लिया गया, वो दीर्घ में आ गया। बाकी जो बच गए 4 वो संयुक्त स्वर में आया। तो क्लियर हो जाना चाहिए। हमें इसकी जरूरत परीक्षा में तब पड़ सकती है जब हम हिंदी की परीक्षा देने जाते हैं और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाता है। हमसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में जो है कि ह्रस्व वर्णों की संख्या कितनी है। स्वर भी नहीं पूछेगा, कह देगा कि ह्रस्व वर्णों की संख्या कितनी है। हमें याद होना चाहिए ह्रस्व वर्ण की संख्या 4 है, दीर्घ की संख्या 3 है और संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। अब हम ये जान ले, इनको जो है ह्रस्व को एक मात्रिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एक मात्रिक। दीर्घ को द्विमात्रिक कहा जाता है। स्पष्ट है? जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का अर्थात बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। उदाहरण के लिए आ, हर्षई, हर्षौ, ऋ। स्पष्ट हो गया? दीर्घ स्वर की अगर परिभाषा बताने की बात आए तो हम बताएंगे
कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण का दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब देखिए होता क्या है, ह्रस्व तो 4 हो गया, इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं, जब ह्रस्व को ह्रस्व वर्ण में मिला दिया जाए और उनसे जिस वर्ण का उच्चारण हो उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। इस तरह हम देखिए कि अ में अ को मिलाएंगे आ बनेगा, उसी तरह ह्रस्वई में ह्रस्वई को मिला देंगे तो दीर्घई बनेगा, उसी तरह ह्रस्वऊ में ह्रस्वऊ को मिला देंगे वो दीर्घऊ बनेगा। इसकी चर्चा हम संधि में भी करेंगे और वहां इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ स्वर वर्ण की बात कर रहे हैं। ह्रस्व के 2 वर्णों को मिलाने से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। वो स्पष्ट है कि समान ह्रस्व को मिलाने से जिस वर्ण का निर्माण हो उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। संयुक्त में ठीक थोड़ा सा उल्टा है, सेम ऐसा ही है, लेकिन थोड़ी से आगे बढ़ते हैं। इसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वर के मिलाने से संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। यहां क्लियर हो जाना चाहिए। दीर्घ का निर्माण ह्रस्व स्वर से होता है, संयुक्त स्वर का निर्माण दीर्घ और ह्रस्व वर्णों के मेल से होता है। हो गया, ह्रस्व से दीर्घ का और इन दोनों के मिलने से संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। स्पष्ट हो गया, कोई लंबी चौड़ी परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से हम क्लियर कर लें। स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में कोई विघ्न बाधा न हो उसे, या ऐसे कह सकते हैं उन वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है जो किसी विघ्न बाधा के उच्चारित होता है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या 11 है। स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर कहे जाते हैं। इनकी संख्या 4 है, जैसे अ, हर्षई, हर्षौ, रि। क्लियर है। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर को कहा जाता है। इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसकी संख्या 3 है, आ, दीर्घई, दीर्घ। संयुक्त स्वर ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के मिलाने से जिस स्वर वर्ण का निर्माण होता है उसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। संयुक्त नाम से ही है, 2 या 2 से अधिक स्वर के मिलाने से जिस स्वर का निर्माण हो उसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे आ और हर्षई को मिलाएंगे तो ए बनेगा, आ और दीर्घई को मिलाएंगे तो ए बनेगा, आ और हर्षों को मिलाएंगे तो ओ बनेगा, आ और दीर्घों को मिलाएंगे तो औ बनेगा। हम यह कर दें, अ और हर्षई को मिलाएंगे ए बनेगा, आ और दीर्घई को मिलाएंगे तो ऐ बनेगा। उसी तरह अ जो हर्षों को मिलाएंगे तो ओ बनेगा, और उसी तरह अ जो दीर्घों को मिलाएंगे तो औ बनेगा। इस तरह हमारा स्वर वर्ण समाप्त हो गया। इसके आगे हम व्यंजन वर्ण पढ़ने वाले हैं, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो लिख लें। इसके बाद हम व्यंजन वर्ण की ओर बढ़ेंगे।